हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री ऐप। सो दोस्तों, हम लोग ने सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर में अपने पिछले कुछ वीडियोस में सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ दी हैं और अब दोस्तों बारी हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का। सो जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग अब नीट स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग्स को हम लोग देखेंगे। जो भी सवाल नीट में आए हुए हैं उनमें से कुछ बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम, जो बढ़िया प्रॉब्लम है, उनके बारे में हम लोगों का डिस्कशन होगा और कुछ चीजें सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग अपने स्पीड को वहां पे मैक्सिमाइज करें। अच्छा, सबसे पहली चीज, वो सारे मेरे बच्चे लोग जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा कुछ एक सिंपल, पहले तो उनको एक सजेशन है कि दोस्तों अगर आप नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप नीट की तैयारी करिए। बट अगर आप नीट की फोकस कर रहे हैं तो प्लीज बच्चों ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ नीट के सवाल नहीं करने हैं, आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना है। हम लोग अपनी बुकलेट में नीट और जेई मेन के सवाल एक साथ इसलिए डालते हैं सो दैट आपको पता रहे बच्चों, अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जेई मेन लेवल के सवाल भी आपको करे होने चाहिए। जो सवाल जेई मेन लेवल के, जो सवाल अच्छे सवाल जेई एडवांस वगैरह में बहुत पहले आए हुए होते हैं, वो बेटा नीट में फिर रिपीट होते हैं। जैसा कि मुझे पता है कि एक सवाल आया था जिसमें कि हमसे पूछा गया था कौन कौन सी चीज हमारी आइडियल सोल्यूशन में जीरो नहीं होगी। मैंने सभी बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग कराया था और बेटा वो सवाल हमारा नीट में 2 बार रिपीट हुआ है। 2013 के आसपास वो सवाल जेई एडवांस में आया था और 2015-16 2 बार वो सवाल बेटा नीट में रिपीट हुआ था। सो प्लीज बेटा ध्यान रखना कि जो भी मैं वीडियोस आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, जो भी चीजें हमने की होती है वो सिर्फ ऐसा नहीं जेई मेन जेई एडवांस की है। अगर मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर में कोई भी थ्योरी सेशन डाल रहा हूँ तो दैट मीन बेटा वो सबके लिए ही वैलिड होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे आपको रहना है और ये ध्यान रखना है कि वो सारे सवाल जो कि कंसेप्चुअल बेस्ड हैं, जो 1 मिनट में हो सकते हैं, जिनमें कंसेप्ट जो होता है वो कंसेप्ट देखिए आपसे कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। सो नीट के लिए आपको जेई मेन की तैयारी करनी होगी। जो बच्चे जेई मेन के हैं वो जेई मेन के साथ थोड़ा सा जेई एडवांस लेवल की भी तैयारी करें और जेई एडवांस के लिए तो फिर आपको सब कुछ ही देखना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी वर्ड्स के साथ अब चलिए मैं आपको नीट के सवाल में आपको कराता हूँ। चलिए ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे अपने पहले सवाल पे और पहला सवाल हमारा एक बहुत ही कंसेप्चुअल ग्राफिकल क्वेश्चन है। हमसे बेटा इस सवाल में पूछ रहा है कि एक ग्राफ हमको दिया गया है और ये ग्राफ बेटा हमको दिया गया है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। यस, तो हमको बेटा एक वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ दिया हुआ है, कुछ चीजें लिखी हुई हैं, कुछ चीजें छिपाई हुई हैं, ठीक है। सो ये जो ऊपर वाली जो ग्राफ है दैट इज फॉर वाटर। सो बेटा ये ग्राफ है हमारा कुछ वाटर का ग्राफ, कुछ कर्व सा ग्राफ दिया गया और इधर ये जो नीचे वाला ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा है फॉर NaCl सोल्यूशन। तो ये दोस्तों हमसे NaCl का सोल्यूशन है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ NaCl सोल्यूशन। इनमें से वो कौन सा पॉइंट है जो NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट हमको बता रहा है। जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को बहुत ही कॉन्स्टेंटली एकदम उसको फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए सवाल बहुत ही सिंपल हो जाएगा। लेकिन हमें न सिर्फ ये सवाल देखना है बल्कि दोस्तों साथ साथ उससे आगे पीछे की भी चीजों को हमने जानना है। सो देखिए दोस्तों, मैंने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या पढ़ाया था कि भाई इस तरह से कुछ ग्राफ होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड का वेपर प्रेशर काफी कम होगा, ठीक है, और सॉलिड से बेटा लो टेम्परेचर में ही एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद कुछ इस तरह से ग्राफ होता है सॉल्वेंट का, तो ये है वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, लिक्विड का, और ये सॉलिड फेज का है, ठीक है। जिस पॉइंट पे दोनों वेपर प्रेशर बराबर होंगे दैट विल बी हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब अगर मैं सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल या फिर वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देता हूं तो ऐसे केस में उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, अब सोल्यूशन और सॉलिड स्टेट, बेटा याद रखना फ्रीज हमेशा प्योर सॉलिड ही होता है, तो सॉलिड का जो वेपर ग्राफ है वो ऐसे ही रहेगा, हमेशा प्योर सॉलिड ही फ्रीज होता है। तो जो सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वही चल रहा है, लेकिन अब जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर होगा। सो दिस विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, एंड गाइस मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते होंगे कि ये जो वैल्यू होती है दिस इज कॉल्ड डेल्टा TF। इस वैल्यू को हम कहते हैं क्या, डेल्टा TF। ये हमारा दोस्तों डेल्टा TF होता है, ठीक है। सो हमको भी कुछ वही सवाल दिया गया, बस थोड़ा सा कर्व वगैरह दे करके हमें थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंकली, ये ग्राफ और ये ग्राफ जो कट कर रहे हैं ये होगा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो C इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बट दे आर आस्किंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सो दिस इज NaCl का वेपर प्रेशर और ये है सॉलिड स्टेट का, मेंशन नहीं किया बट तब भी हमने ग्राफ पढ़े हुए तो हमें पता है। और ये दोनों ग्राफ बेटा यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं। सो B इज गोइंग टू बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, B इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, B हमारा सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। और अगर हमसे कोई पूछे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट,
तो बेटा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सी है, सी इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सी इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और प्लीज दोस्तों याद रखना आपसे एक ग्राफिकल सवाल बन सकता है जिसमें कि ग्राफिकली आपको ये सारी चीजें दी गई हो, ये कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, ये कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, उसके बाद आपसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, आपको लेट से बता दिया कि ये जो टेम्परेचर है, लेट से ये टेम्परेचर है 300, ठीक है, कोई एक लिक्विड है जिसके लिए टेम्परेचर 300 है, सी वाला, और आपको बोल दिया ये जो टेम्परेचर है कितना होगा, 300 से ज्यादा है कम। बेटा सॉल्वेंट में अगर हम कोई भी सॉल्यूट डाल देते तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता, तो ये वैल्यू सर्टेनली 300 से कम होगा, लेट से 290। ये सब वैल्यूज आपको ग्राफ में मार्क है। अब उसके बाद आपको डेल्टा टीएफ बराबर आई के एफ इंटू एम टाइप का फॉर्मूला लगवा दे। तो उसने आपको सवाल में ग्राफिकली डेल्टा टीएफ न्यूमेरिकली में नहीं बताया, लेकिन ग्राफिकली डेल्टा टीएफ बता दिया -10, ग्राफिकली बता दिया डेल्टा टीएफ -10 है। अब उसके बाद आई के एफ इंटू एम, ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाला न्यूमेरिकल आपसे बनवा दे, जिसमें आपसे आई मोलैलिटी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी एक सवाल हो सकता है, आज तक कभी ऐसा सवाल बना नहीं जिसमें कि डेल्टा टीएफ ग्राफिकली दे करके आपसे उससे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाए। ठीक है, सो ये जो सवाल था बेटा बेसिकली हमको ये ग्राफ को रिकॉल करने का था, और ये एक बहुत जरूरी चीज है क्योंकि सोल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर में एजियोट्रॉप्स के ग्राफ, प्लीज 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 मेरे नीट के स्टूडेंट्स, एजियोट्रॉप के ग्राफ, पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ, नेगेटिव डिविएशन के ग्राफ, ये सारे ग्राफ बेटा बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं दूसरे सवाल पे। ओके फ्रेंड्स, सो हम लोग आ गए अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में मैंने ग्राफिकली उठाया क्योंकि दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि हमको ग्राफ दिया गया वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। सो बेटा वी हैव 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस, 1 2 3 4, वी हैव 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस, उनके वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ हमको दिए हुए। बहुत अच्छी बात है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ दिया, बहुत अच्छी बात है, तो उसमें दिक्कत ही नहीं है। अब बेटा हमसे सवाल में ये पूछ रहा है कि कौन सा लिक्विड मोस्ट वोलेटाइल है। तो सवाल में हमसे पूछ सकता है क्या, मोस्ट वोलेटाइल लिक्विड हमसे पूछ सकता है। सवाल में हमसे दोस्तों मोस्ट वोलेटाइल लिक्विड पूछ सकता है, और या फिर दोस्तों सवाल में हमसे क्या पूछ सकता है कि हैविंग व्हिच विल हैव बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। ठीक है, वेपर प्रेशर का ऑर्डर पूछ सकता है, मोस्ट वोलेटाइल लिक्विड पूछ सकता है, लीस्ट वोलेटाइल लिक्विड पूछ सकता है, लीस्ट वोलेटाइल लिक्विड पूछ सकता है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका है, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम किसका है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये सारी चीजें हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों आई एम श्योर कि ये सवाल, देखिए नीट के सवाल ऐसा नहीं कि बहुत ही कंसेप्चुअली डीप हैं, ठीक है, बस हमको सारे कंसेप्ट हमको बस ब्रश अप होने चाहिए, सारे के सारे कंसेप्ट हमको रिकॉल होने चाहिए। ठीक है, सो अगर मैं बेटा इस सवाल में मैं देखता हूं, सो हमसे अगर पूछे कि कौन सा सब्सटेंस ज्यादा मोस्ट वोलेटाइल है, तो बेटा देखो आपने कैसे प्रोसीड करना, आपने वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी है। दोस्तों आपने वाई एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर रहे हो। अब आप क्या देख रहे हो बेटा, आप टेम्परेचर टी पे सबका वेपर प्रेशर देख रहे हो, आप टेम्परेचर T1 पे सबका वेपर प्रेशर देख रहे हो। जिसका वेपर प्रेशर कम है मतलब वो कम इवापोरेट होता है, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब वो ज्यादा इवापोरेट होता है। सो आपने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचनी है गाइस, आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है, और ये लाइन जहां जहां पे कट हो रही है इन ग्राफ से, तो वो हमको बता रहे हैं क्या कि टेम्परेचर T पे लिक्विड्स के वेपर प्रेशर क्या है। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है दैट मींस वो ज्यादा इवापोरेट होता है, तभी वेपर ज्यादा बना रहा है और तभी वेपर का ज्यादा प्रेशर है। सो दैट मींस बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें, सो ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी, ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी, ठीक है। सो दैट मींस दोस्तों मैं अगर बात करूं, सो ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी की मैं बात करूं, अगर मैं इन चारों ग्राफ्स में लिक्विड्स की वोलेटाइल बिहेवियर की मैं बात करूं, सो बेटा चारों लिक्विड्स में कौन सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। चारों लिक्विड्स में कौन सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, 1। सो 1 इज मोस्ट वोलेटाइल, देन 2, देन 3 एंड देन 4। सो इनकी जो ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी है वो ये होगी, सबसे ज्यादा वोलेटाइल 1, फिर 2, फिर 3 एंड देन 4। सो द ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ दीज लिक्विड्स विल बी ये होगी। 1 हमारा सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर एग्जिबिट कर रहा है, तो मतलब वो सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, और 4 सबसे कम वेपर प्रेशर एग्जिबिट कर रहा है, मतलब सबसे कम वोलेटाइल है। और दोस्तों प्लीज ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, अब अगर हमसे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, प्लीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब हमसे अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, बॉइलिंग पॉइंट इज
ठीक है, ये दोस्तों आपने ध्यान रखना है। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है दोस्तों, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब क्या लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब कि वो जल्दी इवापोरेट हो रहा है, और जल्दी अगर इवापोरेट हो रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सो दैट मींस वोलेटिलिटी या वेपर प्रेशर ये बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली रिलेटेड है। जैसे पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, पानी कम वोलेटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑयल और भी कम वोलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा है। ठीक है, सो जो कम वोलेटाइल है, ऑयल कम वोलेटाइल है, पानी कम वोलेटाइल, तो इनकी बेटा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। सो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी या फिर वेपर प्रेशर। सो ऐसे केस में जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा दैट इज गोइंग टू बी इनवर्स ऑफ वोलेटिलिटी का ऑर्डर, दैट इज गोइंग टू बी द इनवर्स ऑफ वोलेटिलिटी का ऑर्डर। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर सीन होगा। सो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमारा इस तरीके से यहाँ पे प्रोसीड करेगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट वोलेटाइल, लीस्ट वोलेटाइल, ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग ग्राफ में यहाँ पर इस तरह से आ रहे हैं। अब गाइस मेरे प्यारे नीट के स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में हो सकता है कि जो ग्राफ है बेटा आपको उल्टा भी मिल जाए। मेरे कहने का मतलब क्या है, हो सकता है दोस्तों ये ग्राफ आपको रिवर्स करके मिल जाए। रिवर्स करके मिल जाए मतलब हो सकता है दोस्तों ये जो ग्राफ है आपको ऐसे मिल जाए। ठीक है, हो सकता है दोस्तों जो ग्राफ है आपको दोस्तों ऐसे मिल जाए, इस तरीके से मिल सकता है। इसके लिए प्लीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है बच्चों एक्स और वाई एक्सेस आपको चेंज करके दे दे, तो ऐसे केस में प्लीज बेटा कंसेप्ट ध्यान रखना, आपको टेम्परेचर, आपको मतलब वेपर प्रेशर के पैरेलल में लाइन खींचनी है, आपको वेपर प्रेशर के पैरेलल में लाइन खींचनी है। आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सबके वेपर प्रेशर को देखो। सो लेट्स से वी आर ऑब्जर्विंग ए टेम्परेचर T1, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। सो यहाँ पर ग्राफ 1 का वेपर प्रेशर ज्यादा है ग्राफ 2, 3 से, ग्राफ 1 का वेपर प्रेशर ज्यादा है ग्राफ 2 और ग्राफ 3 से, मतलब ग्राफ 1 सबसे ज्यादा वोलेटाइल और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा। ठीक है, सो ग्राफ्स हो सकता है आपको रिवर्स करके मिल जाए, प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज एज वेल। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम लोग आगे अपनी थर्ड प्रॉब्लम पे, और थर्ड प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वैन टॉप फैक्टर फॉर एसिटिक एसिड इन एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। बहुत इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिटिक एसिड का वैन टॉप फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हमसे दोस्तों पूछ रहा है। अब दोस्तों प्लीज याद रखिए, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि एसिटिक एसिड हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सो अंडर नॉर्मल कंसंट्रेशन, दोस्तों इसका नॉर्मल कंसंट्रेशन में क्या होगा, व्हेन द कंसंट्रेशन इज नॉर्मल, तो इसका दोस्तों अल्फा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अब अगर एसिटिक एसिड का अल्फा 1 से छोटा है तो जो आई की वैल्यू होगी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और एसिटिक एसिड कितने में ब्रेक हो रहा है, 2 में। सो एसिटिक एसिड ब्रेक्स इनटू H प्लस एंड एसिटेट आई, तो इसके लिए जो एन की वैल्यू है वो 2 होगी क्योंकि ये 2 पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, सो इसके लिए जो होगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, दैट विल बिकम 1 प्लस अल्फा, एंड सिंस अल्फा इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, सो नॉर्मल कंसंट्रेशन में जब अल्फा 0 और 1 के बीच में होगा तो आई हमारा लाई करेगा 1 से 2 के बीच में। ये बेटा मैं कब बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल कंसंट्रेशन पे। सो एसिटिक एसिड का आई नॉर्मल कंडीशन पे 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। लेकिन दोस्तों इस सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पे दोस्तों हमसे ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में पूछ रहा है। अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो क्या लगता है, तो बेटा ऐसे में आयनिक इक्विलिब्रियम का एक फिनोमेना लगता है क्या, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ऐसे केस में हमको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को लगाना होगा। एंड व्हाट डज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सेज, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सेज अल्फा बराबर अंडर रूट k बाय c, मतलब कि कंसंट्रेशन को जब हम कम करते हैं तो अल्फा बढ़ता है, कंसंट्रेशन की कम करने से अल्फा बढ़ता है। सो जब सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होने लगता है, जब सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होने लगता है, सो डाइल्यूट करने पर उसकी कंसंट्रेशन एकदम 0 हो जाती है, तो ऐसे में अल्फा हमारा 1 हो जाता है। आप में से कुछ तेज तर्रार बच्चे अगर ये सोच रहे हैं सर अगर कंसंट्रेशन 0 होगी तो अल्फा इनफाइनाइट होगा, नहीं बेटा, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंसंट्रेशन में वैलिड होता है, बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन में फॉर्मूला फेल हो जाता है। ठीक है, सो द इक्वेशन वाज k बराबर c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, एंड व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल देन ओनली वी कैन से
देन ओनली वी कैन से दिस, ठीक है। बट अगर अल्फा स्मॉल नहीं होगा तो ऐसे केस में ना ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा ना फिर आप वो जो बात बोले तो वो, ठीक है। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डोंट से कि सर कंसंट्रेशन 0 होने पे अल्फा इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं बेटा, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सो अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो यस अल्फा बढ़ेगा, बट बढ़ते बढ़ते कितना जाएगा, 1 तक, बस ये याद। कंसंट्रेशन अगर कम होगी, बहुत कम होगी, तो अल्फा बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते कितना जाएगा, 1 तक, बस ये याद रखिए, ठीक है। सो व्हेन द सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड देन अल्फा विल बिकम 1 एंड व्हेन अल्फा विल बिकम 1 तो आई की वैल्यू बेटा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा से 2 हो जाएगी, क्योंकि अल्फा यहाँ पे 1 हो गया तो ये वैल्यू बेटा 2 हो जाएगी। सो ऐसे केस में बेटा इस सवाल का आंसर 2 होगा। सो इन एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, एन एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हम लोग अल्फा को 2 मार्क करेंगे। मैं ये सवाल जब पढ़ा रहा हूं तो बेटा मैं इस सवाल के सारे वेरिएशंस को भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे बोलता है कि बहुत बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि बहुत बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो एसिड ही तो थोड़ा बहुत टूटेगा और ऐसे केस में आई हमारा 1 से 2 के बीच में होगा। नॉर्मल कंसंट्रेशन पे भी आई 1 से 2, ठीक है, बट नॉर्मल में क्या होगा, लेट्स से वो 1.5 है, बहुत कंसंट्रेटेड में क्या होगा 1.1 है, रहेगा 1 से 2 के बीच में। अगर आपसे पूछ लेता है क्या कि बेंजोइक एसिड में क्या होगा, आपसे पूछता है टोल्यूइन में क्या होगा, आपसे पूछता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, याद करिए बच्चों, केस ऑफ एसोसिएशन, एस्टिक एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में आयनाइज नहीं होता है, एस्टिक एसिड नॉन पोलर सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होता है। सो अगर हम एस्टिक एसिड को बेंजीन, टोल्यूइन या फिर हेक्सेन ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो वहां पे ये आयनाइज नहीं होगा, ठीक है, और वहां पे आयनाइज नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, ये डायमराइज कर जाता है। और डायमरेशन के केस में जो फॉर्मूला लगेगा आई का 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, तो वहां पे आई की वैल्यू 1 से छोटी होगी। सो अगर हमसे यही सवाल एक्वस की जगह बेंजीन या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता, सो बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट में केस ऑफ डायमराइजेशन होता, केस ऑफ एसोसिएशन होता, और ऐसे केस में मैं आंसर अपना क्या मार्क करता, सी, ठीक है। सो पानी में आई 1 से बड़ा होगा, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, इनका आई बेटा 1 से छोटा होगा क्योंकि ये डायमराइज कर जाएंगे, दे विल मेक अ डायमर, दे विल मेक अ डायमर, दे विल मेक अ डायमर, ठीक है, वो ये डायमर बना लेंगे, तो वहां पे सीन हमारा इस तरह से लगेगा, ठीक है। सो ये दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि अगर सॉल्वेंट हमारा नॉन पोलर हुआ तो आप सी ऑप्शन को मार्क करते, बट चूंकि यहाँ पे पानी की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन हमारा ए है, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं अगले सवाल पे। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम लोग आ गए अपनी चौथी प्रॉब्लम पे, जिसमें कि हमसे ये बहुत ही कॉमन सवाल है कि हमको इस तरह से 4 सॉल्यूशंस दिए होते हैं और हमको उनका बॉइलिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछता है, ठीक है। सो अगर दोस्तों मुझसे यही सवाल लेट्स से ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का पूछता है, अगर बेटा मुझसे ये सवाल ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पूछता है या फिर मुझसे यही सवाल बेटा ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में पूछता है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर और फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर हमसे पूछता है, ठीक है दोस्तों। यकीन मानिए बहुत सारे बच्चे इस सवाल में गलती करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि प्लीज जाइए और इस सवाल का आंसर निकालिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलिए अब देखिए दोस्तों सीन क्या होता है, हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। सो दैट मींस जहां पे पार्टिकल अधिक हैं, दैट मींस बच्चों जहां पे पार्टिकल अधिक हैं वहां पे बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और जहां पे पार्टिकल कम है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और इसके लिए जो हमको फॉर्मूला मिलता है बॉइलिंग पॉइंट में वो डेल्टा टीबी बराबर आई केबी इंटू एम होता है, डेल्टा टीबी बराबर आई केबी इंटू एम, ये दोस्तों हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ पर एम स्टैंड फॉर मोलैरिटी, लेकिन आपको बेटा सवाल में जैसे क्या दी हुई मोलैरिटी, यहाँ पे आपको क्या दी हुई मोलैरिटी। सो प्लीज 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 मेरे सारे बच्चों रिमेंबर रखिए कि यहाँ पर अगर आपको मोलैरिटी दिया हुआ है तो और आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया गया है, क्योंकि मोलैरिटी और मोलैरिटी को इंटर कन्वर्जन के लिए एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ये होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये होती है मोलैरिटी। स्मॉल m stand for molality, ms stand for molecular weight of solute, and rho is the density of solution. So as far as आपके पास सोल्यूशन की डेंसिटी नहीं है, आप मोलैरिटी को मोलैरिटी में एंड मोलैरिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो ऐसी केस में क्या करना होता है हमको बेटा, डाइल्यूट सोल्यूशन अप्रोक्सीमेशन लगा करके
मोलैरिटी को मोलैरिटी के बराबर लेना होता है, मोलैरिटी को मोलैरिटी के बराबर लेना होता है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं डेल्टा टीवी बराबर आई केबी इंटू एम करूंगा। सबका आई आपको पता है, ग्लूकोज में आई 1, यूरिया में 1, NaCl में 2 और इसमें आई 3, हम सब ये सब जानते हैं। अब ऐसे केस में जल्दी जल्दी आप ये फॉर्मूला लगाइए और उस फॉर्मूला लगा करके डेल्टा टीवी को आप निकालेंगे। तो सबसे ज्यादा डेल्टा टीवी हमको किस में मिलेगा, सबसे ज्यादा डेल्टा टीवी की वैल्यू हमको बताइए किस में मिलेगी। यहाँ पर आई इंटू एम 0.2 हो जाएगा, यहाँ पर आई इंटू एम 0.15 होगा, यहाँ पे आई इंटू एम 0.2 होगा और यहाँ पर भी आई इंटू एम 0.1 ही होगा। सो अगर मैं बच्चों यहाँ पर बात करता हूँ तो मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों हमको बी और सी में मिलेगा, सबसे ज्यादा एलिवेशन हमको बी और सी में मिलेगा। सो दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं ऑर्डर बात करूं, सल्यूट जहां पे ज्यादा है, जहां पे पार्टिकल अधिक है, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी, ये सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी होगा, उसके बाद बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी होगा और उसके बाद दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ए का होगा। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे सीन होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा बी और सी दोनों में होगा, क्योंकि डेल्टा टीवी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम। तो यहाँ पर आई के बी और एम कितना 0.2 और यहाँ पर आई के बी इंटू एम। सो दोनों वैल्यू 0.2 के बी आ रही है और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 0.05, तो हमारी 0.15 के बी आएगी, जो कि 0.2 से छोटी है और यहां पर तो 0.1 के भी होगा। तो सबसे ज्यादा एलिवेशन जहां पे एलिवेशन ज्यादा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक, तो सबसे ज्यादा एलिवेशन हमको बी और सी में मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा एलिवेशन बी और सी मिलेगा। अच्छा, अब हमसे अगर यही सवाल बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट का आता है, तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, सल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, सल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाएगा, पानी में सल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मतलब पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है तो सल्यूट डालने को वो 0 से कम चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जितना ज्यादा सल्यूट उतना ज्यादा नीचे होगा, जितना ज्यादा सल्यूट उतना ज्यादा नीचे होगा। सो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, जिसमें डेल्टा टीएफ ज्यादा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, जिसमें डेल्टा टीएफ ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, वो और नेगेटिव में हो गया, -5 -6 हो गया। और जिसमें डेल्टा टीएफ कम है वो कम नेगेटिव हुआ, मतलब वो -1 -2 के आसपास। सो हमसे इस सवाल में बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा हुआ है, हमसे पूछा ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ होगा, जहां पे पार्टिकल कम है। सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ होगा बेटा, जहां पे पार्टिकल कम है। तो सबसे कम पार्टिकल कहाँ पे मिल रहे हैं, आप डेल्टा टीएफ इंटू आई इंटू के सी इंटू एम करोगे तो सबसे कम ये वैल्यू किसके लिए आएगी, यस ए के लिए। सो ए में पार्टिकल कम है क्योंकि सिर्फ 0.1 मोल ग्लूकोज है और ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सो ए में पार्टिकल कम है, सो ए में डिप्रेशन कम होगा, ए में डिप्रेशन कम होगा, ए का फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा कम तो मतलब ज्यादा रहेगा। और सबसे ज्यादा डिप्रेशन बी और सी में होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा घट जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सो अगर हमसे ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछेंगे सो ए का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा डी से और ये बी और सी से, ये दोस्तों सीन होगा। ये दोस्तों हमारा कंसेप्ट होगा केस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के केस में। सो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, सल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और सल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ज्यादा सल्यूट ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा सल्यूट कम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये चीज प्लीज दोस्तों ध्यान रखिएगा। सो हमसे इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहे हैं तो ये दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम लोग आगे अपने अगले सवाल पे और ये सवाल है बच्चों AIPMT 2010 का सवाल। सो ये हमारा दोस्तों AIPMT 2010 का सवाल है और एक बहुत अच्छा मुझे सवाल लगता है, कंसेप्चुअली अच्छा सवाल लगता है। ठीक है, सो पहले नीट AIPMT के नाम से होता था, तो अब तो फिर सेंट्रल बॉडी हो गई है, सारे कॉलेजेस से मिलते हैं, नीट से मिलते हैं, जैसे जस्ट लाइक IIT। सो सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास 1 मोलल मतलब मोलैलिटी, हमारे पास 1 मोलैलिटी का एक्वस KI सोल्यूशन है। अब पूछ रहा है कि इस सोल्यूशन में क्या मिलाने से इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, वो कौन सा चेंज कैरी आउट करें कि इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसके बारे में पूछ रहा है। क्या NaCl सोल्यूशन में NaCl डालने से क्या हम लोग का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, Na2SO4 डालने से होगा, 1 मोलल KI डालने से होगा या फिर वाटर डालने से होगा।
ये दोस्तों हमारा सवाल है। ठीक है, सारे सवालों को आप लोग भी अपना आंसर निकाल सकते हैं वीडियो को पॉज करके, सोचा करिए क्या होगा इसका आंसर। सवाल आपको ऊपर दिख ही रहा है। ठीक है, सो इस सवाल में दोस्तों क्या सीन होगा बात करते हैं। बच्चों देखिए, अगर मैं इस सवाल में आता हूं तो पहला ऑप्शन क्या है, NaCl डालने से क्या होगा। बच्चों देखिए, NaCl डालने से क्या होगा, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्टिकल देगा, और पार्टिकल डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लीड्स टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आप सॉल्यूट डाल दोगे तो वेपर प्रेशर कम हो, सो दैट मींस NaCl डालने से तो यार वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो इससे तो वेपर प्रेशर कम होगा, हमें वेपर प्रेशर बढ़ाना था। सेम थिंग हैपन फॉर Na2SO4। इनफैक्ट Na2SO4 तो ज्यादा पार्टिकल देता है, तो यहाँ पे और ज्यादा डिक्रीज होगा। What will happen in case of addition of 1 मोलर Ki? बच्चों देखिए सीन समझिए, मैं अगर एक पानी के ग्लास में एक और पानी का ग्लास मिला दूंगा तो क्या pH चेंज होगा? नहीं, पानी का pH 7 होता है, तो pH 7 में pH 7 मिला दोगे तो pH 7 ही रहेगा। ठीक है, मैं अगर दोस्तों पानी के सोल्यूशन में पानी मिला दूंगा तो क्या डेंसिटी चेंज होगी? नहीं, पानी की डेंसिटी 1, यहाँ भी 1, टोटल डेंसिटी 1 ही रहेगी। सो इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, 1 मोलर Ki में 1 मोलर Ki मिलाओगे तो अल्टीमेटली मिक्सचर 1 मोलर ही होगा, अल्टीमेटली मिक्सचर 1 मोलर ही होगा, क्योंकि जो मिक्सिंग में फॉर्मूला लगता है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, M1 भी 0.1 है, M2 भी 0.1 है, V1 V2 कुछ भी ले लो तो हमारा चीजें 0.1 ही रहेगा। ठीक है, हालांकि ये सवाल में मोलैरिटी है, बट अगर आपको डेंसिटी वगैरह नहीं तो आप मोलैरिटी को मोलैरिटी और मोलैरिटी को मोलैरिटी से इंटरचेंज कर सकते हो, एज वी सेड अर्लियर इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। सो इन दिस केस 0.1 मोलर, ठीक है, सॉरी इन दिस केस 1 मोलर Ki सोल्यूशन में अगर हम 1 मोलर Ki डालेंगे तो अल्टीमेट मिक्सचर 1 मोलर ही रहेगा, अल्टीमेट मिक्सचर 1 मोलर ही रहेगा। सो वेपर प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, वेपर प्रेशर सेम रहेगा। बेटा वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन पे ना। P सोल्यूशन बराबर P नॉट सॉल्वेंट इनटू X सॉल्वेंट, P सोल्यूशन बराबर P नॉट सॉल्वेंट इनटू X सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन अगर सेम है, कंसंट्रेशन अगर सेम है, मोलैरिटी सेम है, मोलैरिटी सेम है, तो मोल फ्रैक्शन भी सेम रहेगा। सो अगर मोल फ्रैक्शन सेम है, मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन सेम है, तो वेपर प्रेशर भी सेम रहेगा। लेकिन ऊपर के दो केस में क्या था, आप उसी सोल्यूशन में आपने कुछ सूखे मोल्स NaCl के डाल दिए, Na2SO4 के डाल दिए, तो वॉल्यूम इज सेम बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज, तो ऐसे केस में वेपर प्रेशर डाउन होगा। बट यहाँ पे कंसंट्रेशन इज सेम, सो वेपर प्रेशर विल रिमेन सेम। व्हाट विल हैपन इन थर्ड केस? बेटा फोर्थ केस में क्या होगा, पानी डालने से क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर will decrease concentration, addition of water will decrease concentration। बेटा पानी डालने से concentration decrease होगी, addition of water will decrease concentration, और अगर concentration कम होगी तो बेटा पार्टिकल की डेंसिटी कम हो जाएगी, पार्टिकल की संख्या मतलब concentration कम हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, सो पानी डालने से क्या होगा, सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, सल्यूट का फ्रैक्शन कम होगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा, सॉल्वेंट का बढ़ेगा। सो ऐसे केस में क्या होगा, सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब कम हो जाएंगे। सो मतलब अगर आप सोल्यूशन में पानी डालोगे तो पानी डालने से क्या होगा, सल्यूट डाइल्यूट हो जाएगा, सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, और सोल्यूशन अगर डाइल्यूट होगा तो उसका वेपर प्रेशर पानी के से बहुत ही थोड़ा सा ही नीचे रहेगा। ठीक है, ये अगर 1 मोलर है तो वो 0.1 मोलर हो जाएगा, और ऐसे में अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ज्यादा कंसंट्रेटेड सल्यूट में जहां पे ज्यादा पार्टिकल हैं, पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, वहां पर वेपर प्रेशर कम होगा, और जो सोल्यूशन जहां पे कंसंट्रेशन कम है वहां पर वेपर प्रेशर तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा होगा। ठीक है, सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं पानी का वेपर प्रेशर ये है, पानी का वेपर प्रेशर ये है कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये होगा, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये होगा। तो सबसे ऊपर वेपर प्रेशर होगा हमारा किसका, प्योर वाटर का, वो तो सबसे ज्यादा डाइल्यूट है। उसके बाद जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वो होगा, और सबसे कम वेपर प्रेशर हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का होगा। सो वेपर प्रेशर का ऑर्डर दोस्तों ये होगा, ज्यादा सॉल्यूट
कम वेपर प्रेशर, कम सल्यूट ज्यादा वेपर प्रेशर, और सल्यूट है ही नहीं तब तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो इसका दोस्तों जो आंसर होगा, वेपर प्रेशर विल इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ वाटर, क्योंकि पानी डालने से सल्यूट की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से कम हो जाएगी और ऐसे केस में वेपर प्रेशर हमारा बढ़ने लगेगा प्रीवियस सिचुएशन से, मतलब 1 मोलर KI की अपेक्षा में चीजें बढ़ने लगी। सो इनिशियली वेपर प्रेशर ये है, पानी डालने से ये हो जाएगा, और अगर पूरे ही पानी डाल दो एकदम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे तो वेपर प्रेशर यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम लोग आ गए अपनी फेवरेट AIPMT की प्रॉब्लम पे, जो मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है ये सवाल। ठीक है, सो दैट वाज AIPMT 2009 का सवाल था। ठीक है, आप में से कुछ लोग लगे सर रीसेंट प्रॉब्लम क्यों नहीं कराए? बेटा जो रीसेंट प्रॉब्लम है वो कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर है, दैट मींस 2018, 19, 20 की प्रॉब्लम कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर है, मोलैलिटी इन सब के ऊपर आई हुई है। ठीक है, सो इसीलिए जो अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉब्लम्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और प्लीज बच्चों रिमेंबर रखिए, अगर 2-3 सालों से कॉलिगेटिव के ऊपर सवाल नहीं आया तो मतलब अब आ सकता है। लिख लीजिएगा बच्चों मेरी बात, अगले आने वाले 2 सवाल या तो इस सवाल या अगले साल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर डेफिनेटली सवाल बनेगा ही बनेगा। कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर अब नहीं आएगा सवाल। ठीक है, तो ये चीज। सो दोस्तों हमारे पास ये एक सवाल है जिसमें कि हमको दिया गया है, हमारे पास एक सॉल्ट है, वो ये है। अब बच्चों इस सॉल्ट में आप क्या देख रहे हो, इसमें कोबाल्ट है, तो ये बच्चों एक कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है। आपको अभी इसका सही फॉर्मूला नहीं दिया गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझते हो ना, जिसमें ब्रैकेट बना होता है। अब देखिए वहां पे सीन क्या होता है, जो हिस्सा ब्रैकेट के अंदर होता है वो आयनाइज नहीं होता है और बाहर वाला हिस्सा आयनाइज होता है। सो यू नेवर नो कि ये सवाल कैसा है, ये कंपाउंड कैसा है। हो सकता है बच्चों ये जो कंपाउंड है ये पूरा का पूरा ऐसा हो, ये पूरा का पूरा ऐसा हो। अगर ये ऐसा होगा तो मतलब ये आयनाइज होगा ही नहीं, इसका I1 होगा। हो सकता है ये ऐसा हो तो इसका I2 होगा, एक Cl- और एक डब्बा, यहाँ पे 2 आयन्स निकलेंगे। हो सकता है ये ऐसा हो तो ऐसी केस में 3 आयन देगा, एक नाइट्रो आयन, एक क्लोराइड आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन, तो ऐसे केस में I3 होगा। सो यू नेवर नो कि कंपाउंड कैसा है, आपको छुपा के दिया गया। सो हमारे पास 0.002 मोलैलिटी का सोल्यूशन है एक सॉल्ट का, जिसकी हमें आइडेंटिटी हिडन है अभी। ये फ्रीज हो रहा है इस टेम्परेचर पे दोस्तों, ये हमारा इस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है माइनस, यस, पानी में सल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव में चला जाएगा। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, उससे नीचे जाने पर वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, सो फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव में हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस लिबरेटेड बाय 1 मोल आयनिक कंपाउंड। तो बेटा 1 मोल कंपाउंड कितने आयंस देगा? बेसिकली दिस इज I। हमसे सवाल में क्या पूछा? I। अब देखिए इस सवाल में मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ बेटा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो प्लीज 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 ट्राई टू मेक श्योर कि आप इस सवाल में हार्डली 2 से 3 स्टेप लें। हो सकता है कि आपको 2 से 3 से ज्यादा ऐसे स्टेप्स अगर लग रहे हैं, अगर ज्यादा स्टेप लग रहे हैं तो प्लीज वो सारी कैलकुलेशन माइंड में करिए, पेन मत चलाइए। ज्यादा टाइम लगे लेने दीजिए, लेकिन ये आपको प्रॉमिस करना है कि आप पेन नहीं चलाओगे, आप पेन कम से कम चलाओगे, क्योंकि इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, देखिए मैं कैसे करता हूँ इस सवाल को। देखिए इस सवाल में डेल्टा TF बराबर I KF इंटू N। तो डेल्टा TF कितना है? -0.00732। I हमें नहीं पता, KF 1.86 हमेशा की तरह याद होता है पानी का, और मोलैलिटी 0.002। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इस सवाल को एग्जाम में कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं ये स्टेप भी नहीं लिखूंगा, मैं ये स्टेप भी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली I का स्टेप लिखता। मैं अगर इस सवाल को एग्जाम में कर रहा होता तो मैं डायरेक्टली I का फॉर्मूला लिखता। अच्छा बाय द वे, डेल्टा TF कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डेल्टा TF हमेशा पॉजिटिव होता है। वी ओनली टेक मैग्नीट्यूड। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है तो भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। पहले 0 था, अब माइनस है, तो डिफरेंस प्लस में ही लेना। डेल्टा TF हमेशा प्लस में ही लेना, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो डेल्टा TF को माइनस कर देना। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का डेल्टा TF 5 है, अगर मान लीजिए किसी का डेल्टा TF 5 है तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट 0 से उतना नीचे चला जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट आप क्या लोगे? -5 डिग्री। आप फ्रीजिंग पॉइंट -5 डिग्री रिपोर्ट करोगे। एक सवाल है उसके ऊपर, अभी आपको कराता हूं। ठीक है, सो चलिए, मैं अगर इस सवाल को बेटा एग्जाम में कर रहा होता तो मैं ना तो स्टेप 1 लिखता, ना मैं स्टेप 2 लिखता, मैं डायरेक्टली स्टेप 3 लिखता। इस सवाल में मुझे I पूछ रहा है ना, तो मैं डायरेक्टली I का फॉर्मूला लिखता। I इज डेल्टा TF बराबर I KF इंटू M। सो I विल बी डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M। मैं बेटा डायरेक्टली ये लिखता।
थोड़ा सा टाइम लगेगा बट धीरे धीरे हैबिट बनेगी आपकी। ठीक है, अब डेल्टा टी एफ कितना है बेटा इस सवाल में? अब डेल्टा टी एफ कितना है? डेल्टा टी एफ हमारा 0.00732 और के एफ कितना है 1.86 और मोलैरिटी कितनी है 0.002। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास सीन होता है। अब देखिए यहां पर भी आपको देखिए कम से कम पेन चलाना है। सो पहला स्टेप ये I बराबर डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एन, ये भी नहीं लिखता, सीधे वैल्यू लिखता, सीधे वैल्यू लिखता। तो मेरा एग्जाम में पहला स्टेप आई के लेकर के होता, कैलकुलेशन माइंड में करता, कैलकुलेशन माइंड में करता। 3 स्टेप मैंने बचा लिए, डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ इंटू एम, सो आई बराबर इतना, और उसमें भी ये ना लिख के सीधे ये लिखता, सीधे मैं इस स्टेप पे आता। और अब आइए चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सो 3 पॉइंट यहाँ पे हटाए तो 3 पॉइंट यहाँ पे हटेंगे, तो ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 2 से कटने के बाद ये 3.66 हो जाएगा। और अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं सो 1.8 एंड 3.6, सो आई विल बी 2। सो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप डायरेक्टली ये स्टेप लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करके सीधे ही आएंगे। बीच के जो स्टेप्स हैं, जो बेसिक फॉर्मूला वगैरह लिखना है, उनको माइंड में कैलकुलेट करिए, उनको माइंड में लिखिए। कम से कम कॉपी में पेन चलाएंगे, जितना कम कॉपी में पेन चलाने की आदत अभी डालेंगे उतना ज्यादा एग्जाम में भी आपकी वो हैबिट बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा ये सवाल, और इस सवाल का जो आंसर है सो आई की वैल्यू अपनी 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे अपने अगले सवाल पे। दोस्तों देखिए अगला हमारा सवाल क्या है कि हमको सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि 68.5 ग्राम सुक्रोज हमने डाला हुआ है 1000 ग्राम वाटर में। ठीक है, तो अगेन दोस्तों देखिए इस सवाल में भी हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं डेल्टा टी एफ निकालूंगा, और डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या है आई के एफ इंटू एम। बट मैं अब बेसिक चीजों को मैं कॉपी में लिखने से बच रहा हूँ। सो अब अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में ये सवाल देखता हूँ तो मैं भाई पानी में सल्यूट डाला है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे आऊंगा। सो डेल्टा टी एफ मैं निकालने जा रहा हूँ, सो डेल्टा टी एफ निकालने जा रहा हूँ। डेल्टा टी एफ विल बी आई, बट सुक्रोज के लिए आई 1 होता है, के एफ पानी का के एफ रटा होता है 1.86, के बी 0.52 और के एफ 1.86 इंटू मोलैलिटी। अब डायरेक्टली आते हैं मोलैलिटी पे। सो 68.5 ग्राम सुक्रोज है, तो नंबर ऑफ मोल्स 68.5 अपॉन 342 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सो 1000 ग्राम वाटर मतलब 1 केजी पानी, ये आ गई मोलैलिटी। ठीक है, और अब अगर मैं इसको ध्यानपूर्वक देखूं तो ये वैल्यू हमारी 1/5, सो ये वैल्यू हमारी जो आ जा रही है 1.86 अपॉन 5, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू हमारी 0.3, तो ये वैल्यू हमारी इतनी निकल करके आती है। तो गाइज ये वैल्यू हमारी इतनी निकल करके आ रही है। अब बच्चों इस सवाल में जो बच्चे लोग गलती करते हैं, जो बच्चे लोग यहाँ पे गलती करते हैं वो ये कि जल्दी जल्दी 0.372 निकल के आ गया, सो 0.372 मार्क करा है, लेकिन ये आंसर गलत है। क्योंकि आपको याद रखना है कि हमसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, हमसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा है। ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल वाले से इतना घट जाएगा। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, अब आपको 0 से इतना नीचे जाना है, सो द करेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट विल बी, हमें इसमें नीचे जाना होगा, करेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट 0 से इतना नीचे जाना होगा, और ये हमारा इसका सही आंसर होगा। सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन विल बी -0.372 डिग्री। यही बच्चों बात मैं आपसे प्रीवियस सवाल में मैं बता रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सवाल था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग अब आगे अपनी AIPMT 2014 के सवाल पे, और इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि किसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? अगर हमारे पास 0.1 मोलर सोल्यूशन KCl, ग्लूकोज, एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट के, तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? ठीक है दोस्तों, देखिए ज्यादा पार्टिकल होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, अगर कम पार्टिकल होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो दैट मींस अगर यहाँ पे हमसे पूछे कि मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट वो किसका होगा, उसका होगा जो कम पार्टिकल्स देता है, जो कम आयंस देता है। और यहाँ पे दोस्तों कम आयंस देता है हमारा कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज में आई की वैल्यू 1 है, सो यहाँ पे डेल्टा TF सबसे कम होगा। डेल्टा TF कम है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम घटेगा, घटेगा का मतलब रहेगा ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट इसका रहेगा। और अगर हमसे सवाल पूछता है कि मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता, तो बेटा वो सोल्यूशन जहां पे ज्यादा पार्टिकल है, जहां पर 0.1 मोलर सोल्यूशन होते हुए भी ज्यादा पार्टिकल है, मतलब ज्यादा आयंस है, तो उसका दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा। सो इसका फ्रीजिंग पॉइंट
मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट या फिर लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये सब सवाल दोस्तों अभी हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में हमने किए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखिए नीट के सवाल है तो जल्दी जल्दी करने हैं हमको, बहुत ज्यादा उसमें लंबा टाइम नहीं स्पेंड करना है। जो कैलकुलेशन वाले सवाल थे उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई कि कैसे आपको सॉल्व करना है। कम से कम स्टेप लिखिए, ज्यादा स्टेप्स यहाँ लिखने हैं। पेन मत चलाइए, ना चलाना है पेन आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। तो हम लोग आ गए अपनी लास्ट प्रॉब्लम पे, और ये लास्ट प्रॉब्लम दोस्तों हमारी AIPMT 2015 की सवाल है। और दोस्तों ऐसा ही कुछ सवाल हमको नीट 2016 में भी मिलता है। सो ये सवाल 2 बार रिपीट हुई बैक टू बैक। ठीक है, और ये जो सवाल है बच्चों असलियत में 2011, 12 या 13 में से किसी एक जगह IIT एडवांस पे भी ये सवाल उठा था। सो IIT एडवांस की प्रॉब्लम हमने अपने स्कोर केमिस्ट्री ऐप में एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में भी दिया हुआ है। इसको मैंने यूट्यूब पे भी पब्लिक किया था। तो वही बच्चों सवाल है, और वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन है ये। हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज आइडियल सोल्यूशन में जीरो नहीं होगी। सो आइडियल सोल्यूशन जहां पर की राउट्स लॉ फॉलो होता है, जहां पर की P सोल्यूशन बराबर P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B, वो सोल्यूशन जो कि राउट्स लॉ ओबे करते हैं वो आइडियल सोल्यूशन होते हैं। आइडियल सोल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? A B का जो फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स है, सल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सल्यूट और सॉल्वेंट सबके बराबर होगा। सारे फोर्सेस एक जैसे होंगे। सो आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा H मिक्सिंग जीरो ही होता है, ना हीट रिलीज होती है ना एब्जॉर्ब, क्योंकि सारे फोर्सेस एक जैसे हैं। आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा भी मिक्सिंग भी जीरो होता है, और आइडियल सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो असलियत में वही होता है जो राउट्स लॉ से आता है। सो दैट मींस डिफरेंस इन असली वेपर प्रेशर एंड कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर जीरो ही होता है। सो दैट मींस ये हमारा नॉन जीरो होता है। ठीक है बच्चों, दुनिया में वो सारी चीजें जो होती हैं, अगर मैं सल्यूट और सॉल्वेंट अगर डिसॉल्व हो रहे हैं तो मतलब उनकी मिक्सिंग इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सल्यूट और सॉल्वेंट की मिक्सिंग, अगर सल्यूट हमारा डिसॉल्व हो रहा है तो सल्यूट सॉल्वेंट की मिक्सिंग इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इट डेफिनेटली लीड्स टू इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो इसमें बेटा एंट्रोपी तो हमारी बढ़ेगी, इसमें हमारी दोस्तों एंट्रोपी तो बढ़ेगी। सो डेल्टा इज सिस्टम रिएक्शन का तो पॉजिटिव होगा, हालांकि डेल्टा इज सराउंडिंग जो कि -Q सिस्टम अपॉन T होता है। अब चूंकि हीट तो यहाँ पर जीरो है, क्योंकि हीट तो कोई इवॉल्व नहीं हो रही, सो डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो होगा, बट डेल्टा एस सिस्टम इज डेफिनेटली पॉजिटिव। सल्यूट और सॉल्वेंट की मिक्सिंग इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंट्रोपी बढ़ेगी। पानी में अल्कोहल मिला दो, एंट्रोपी बढ़ेगी। पानी में NaCl मिला दो, एंट्रोपी बढ़ेगी। पानी में ग्लूकोज मिला दो, एंट्रोपी बढ़ेगी। वो सारे काम जो अपने आप हो जाते हैं बिना टेंशन के होते हैं, उन सब में एंट्रोपी बढ़ती है। सो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं होगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी जीरो, इट इज नॉन जीरो। ठीक है, ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, बट यस प्लीज रिमेंबर एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग विच इज माइनस डेल्टा Q सिस्टम अपॉन T होता है। अब चूंकि Q सिस्टम हीट चेंज यहाँ पर जो रिएक्शन में वो तो जीरो है, सो डेल्टा सराउंडिंग जीरो होता है, बट डेल्टा सिस्टम जीरो ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सवाल था एंट्रोपी के ऊपर, और ये हमारे सारे सवाल थे नीट वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। सो आई होप आपको बच्चों बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। मुलाकात करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर। और प्लीज वो सारे बच्चे जो इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज जाओ अपने फ्रेंड्स को भी यार बताओ, थोड़ा बहुत चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, कमेंट कराओ, शेयर कराओ, थोड़ा बहुत सपोर्ट कराओ। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में।